हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और दिल दहला देने वाली घटनाएं। तो आप अपने हेडफोन्स लगा लें और आंखें बंद कर लें। पहली घटना। मेरा नाम रमेश यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। जब तक मैं 20 साल का नहीं हो गया, मुझे ये जादू टोना, भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। पर 21 साल की उम्र में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। मेरे चाचा जी, जिनका नाम सुरेश था, गांव में ही रहते थे और खेती बाड़ी का काम करते थे। ये बात करीब 1998 की है। उन दिनों गांव में बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। रात 8 बजते बजते सब खाना खाकर सो जाते थे और पूरा गांव एकदम सन्नाटे में डूब जाता था। मेरे चाचा जी को थोड़ी शराब पीने की भी आदत थी। एक दिन वो शाम को दोस्तों के साथ थोड़ी ज्यादा ही पीकर घर लौट रहे थे। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे किसी ने एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। चाचा जी ने नशे में थे उस रात। उन्होंने अपनी शराब की खाली बोतल उसी पेड़ की तरफ फेंक दी। बोतल सीधी जाकर उस छोटी सी मूर्ति पर लगी और वो मूर्ति टूट गई। चाचा जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और लड़खड़ाते हुए घर चले गए। उस रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन से चाचा जी को अजीब अजीब सपने आने लगे। उन्हें लगता था कि कोई उनका गला दबा रहा है। वो रात में डरकर उठ जाते थे। पहले तो सबने सोचा कि ज्यादा पीने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। कुछ साल ऐसे ही निकल गए। चाचा जी अब पहले से ज्यादा चिड़चिड़े और बीमार रहने लगे थे। फिर 5 साल बाद 2003 में घर में श्री सत्यनारायण की कथा रखी गई थी। पूजा चल ही रही थी कि अचानक चाचा जी की तबीयत खराब होने लगी। वो अजीब तरह से संस्कृत में कुछ बोलने लगे, जबकि उन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं थी। उनकी आवाज भारी हो गई थी और आंखें एकदम लाल। वो चिल्ला रहे थे, तुम सबने मुझे अशांत कर दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो खुद को ही मारने पीटने लगे। घर के लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वे किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। किसी ने जल्दी से उन पर जल छिड़का तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हुए। अगले दिन मेरे पापा चाचा जी को पास के शहर में एक तांत्रिक के पास ले गए, जो इन चीजों के बहुत बड़े जानकार थे। वहां पहुंचते ही चाचा जी फिर से वैसी ही हरकतें करने लगे। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और नींबू और मिर्च से कुछ क्रिया की। फिर उन्होंने चाचा जी से पूछा, कौन हो तुम, क्यों इस शरीर में हो? चाचा जी के अंदर जो आत्मा थी वो बोली, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं। इस आदमी ने मेरे स्थान को अपवित्र किया था। इसने मेरी मूर्ति तोड़ी थी। मैं तो इसे कब का ले जाता, लेकिन इसके घर में पूजा पाठ होने की वजह से मेरी शक्ति काम नहीं कर रही थी। पर आज कथा सुनकर मेरी ऊर्जा बढ़ गई और मैं बाहर आ गया। तांत्रिक जी ने कहा, तुझे ये शरीर छोड़ना होगा, यह तेरा स्थान नहीं है। फिर उन्होंने एक छोटा सा हवन किया और मंत्रों की शक्ति से उस आत्मा को एक बोतल में बंद कर दिया और कहा कि इसे किसी सुनसान जगह पर बहुत गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना। उन्होंने चाचा जी को एक तावीज दिया और कुछ मंत्रों वाला पानी पिलाया। 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे चाचा जी बिल्कुल ठीक हो गए। इस घटना के कई साल बाद चाचा जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन वो तावीज उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक पहने रखा। आज मैं 42 साल का हो चुका हूँ, लेकिन वो घटना जब भी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगली घटना। मेरा नाम प्रिया है और मैं मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती। मेरी शादी के बाद में और मेरे पति रोहन भोपाल की एक नई कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे।
हमारी एक 5 साल की बेटी भी है जिसका नाम मीरा है। मेरे पति रोहन ने यह घर एक ब्रोकर के जरिए खरीदा था। घर बहुत ही सस्ता मिल गया था, जो हमें थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन हम खुश थे कि हमें अपने बजट में इतना बड़ा घर मिल गया। जब हम घर देखने गए थे तो हमें घर के बेसमेंट में एक स्टोर रूम दिखा था जो अंदर से बंद था। ब्रोकर ने कहा था कि पुराना सामान भरा है इसलिए बंद है। रोहन को उस कमरे में से एक अजीब सी ठंडक और नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमने वो घर ले लिया। शिफ्ट होने के कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। मेरे और रोहन के बीच बिना किसी बात के झगड़े होने लगे। मुझे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है। घर में अजीब सी सड़ी हुई फूलों की बदबू आने लगी थी। हमने पूरा घर चेक किया, लेकिन बदबू का सोर्स नहीं मिला। एक दिन मैं शाम को किचन में काम कर रही थी, तभी हमारी बेटी मीरा दौड़ती हुई आई और बोली, मम्मी वो कोने वाली आंटी बुला रही हैं। मैंने पूछा, कौन सी आंटी? तो वो बोली, वही जो हमेशा उस कोने में खड़ी रहती हैं। मैं ये सुनकर बहुत डर गई क्योंकि घर में हमारे अलावा कोई नहीं था। धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं कमजोर और चिड़चिड़ी हो गई थी। एक रात रोहन देर तक काम कर रहे थे और मैं और मीरा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। अचानक टीवी बंद हो गया, स्क्रीन काली हो गई, लेकिन उस काली स्क्रीन में मुझे अपने पीछे सोफे पर बैठी एक औरत का रिफ्लेक्शन दिखा। उसके बाल लंबे थे और चेहरा ढका हुआ। उसके नाखून बहुत बड़े और काले थे। मैं इतनी डर गई कि मेरी चीख निकल गई। रोहन दौड़ कर आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक दिन मीरा ने मुझसे कहा, मम्मी वो कोने वाली आंटी कह रही हैं कि वो आपको अपने साथ ले जाना चाहती हैं। ये सुनकर मेरे और रोहन के होश उड़ गए। हमें समझ आ गया कि इस घर में कुछ बहुत गड़बड़ है। अगले ही दिन रोहन मुझे और मीरा को लेकर अपनी माँ के घर चले गए। उनकी माँ ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने हमें एक पंडित जी के पास ले जाने को कहा, जो दुर्गा जी के बहुत बड़े साधक थे। पंडित जी हमारे घर आए। उन्होंने घर में घुसते ही कहा, इस घर में एक बहुत भारी और दुखी आत्मा का वास है। उन्होंने पूरे घर में पूजा की और फिर उस बंद स्टोर रूम को खोलने के लिए कहा। बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर से बहुत तेज बदबू आई। पंडित जी एक जगह की तरफ इशारा किया और वहां फर्श खोदने को कहा। जब फर्श खोदा गया तो वहां से एक पुरानी साड़ी और कुछ हड्डियां निकली। पंडित जी ने बताया कि सालों पहले इस घर में एक औरत की हत्या करके उसे यहीं दफना दिया गया था। वो अपनी मुक्ति चाहती है। पंडित जी ने कई दिनों तक पूजा पाठ और हवन करके उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। उसके बाद से घर में सब नॉर्मल हो गया, लेकिन हम लोग उस घर में दोबारा रहने की हिम्मत नहीं कर सके। हमने वो घर बेच दिया। वो घर में बिताए गए कुछ महीने मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक समय थे। अगली घटना। मेरा नाम समीर है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। ये बात मेरे कॉलेज के दिनों की है, करीब 2005 की। मैं और मेरा दोस्त विकी एक वीकेंड पर नर्मदा नदी के पास घूमने गए थे। वापसी में हमें थोड़ी देर हो गई और रात घिरने लगी। हम बाइक पर थे और जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। हमने मेन हाईवे छोड़कर एक छोटा रास्ता पकड़ लिया जो नदी के किनारे किनारे जाता था। हमें लगा कि ये शॉर्टकट है। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। हम बस बाइक की हेडलाइट की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक हमारी बाइक बंद हो गई। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुई। हम दोनों बहुत परेशान हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा था
और सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। हमने बाइक को घसीटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। तभी हमें नदी के किनारे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर कुछ चबा रहा हो। खप खप खचर खचर की आवाज बहुत अजीब और डिस्टर्बिंग थी। विक्की ने हिम्मत करके अपने फोन की टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में रोशनी की। जो हमने देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। नदी के किनारे एक बहुत ही दुबला पतला लंबा सा साया किसी चीज पर झुका हुआ था। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी, उसने अपना सिर हमारी तरफ घुमाया। उसका सिर पूरा 180 डिग्री घूम गया था। उसकी आंखें हल्की हरी चमक रही थी और उसका मुंह बहुत बड़ा और बिना दांतों का था। वो किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। ये देखते ही हम दोनों की चीख निकल गई। हम बाइक वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे। हम बस भागते रहे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे पीछे ही आ रहा है। भागते भागते हम कब मेन रोड पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। वहां से एक ट्रक गुजर रहा था। हमने हाथ देखकर उसे रोका। ट्रक ड्राइवर ने हमारी हालत देखकर हमें बिठा लिया। हमने उसे सारी बात बताई। वो बोला, बेटा तुम लोग उस रास्ते पर रात में क्यों गए? वो जगह अच्छी नहीं है। वहाँ कई हादसे हुए हैं और लोग कहते हैं कि वहाँ एक भूखा प्रेत रहता है जो जानवरों को खाता है, और अगर इंसानी मांस उसे मिले तो वो उसे बहुत पसंद है। हम अगली सुबह लोगों को साथ लेकर अपनी बाइक लेने गए। दिन के उजाले में भी उस जगह पर एक अजीब सी सिरन महसूस हो रही थी। वो रात और वो आवाज मुझे आज भी याद है और मैं कभी उस रास्ते पर दोबारा नहीं गया। अगली घटना। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ जो मेरे एक रिश्तेदार के साथ हुई थी। मेरे ताया जी की सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम हरलीन था, उसकी नई नई शादी हुई थी। एक बार वो अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। वो थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी और इन पुरानी बातों को नहीं मानती थी। हमारे गांव के बाहर एक बहुत पुरानी पीर बाबा की मज़ार है जहाँ लोग बहुत मन्नतें मांगते हैं और चादर चढ़ाते हैं। एक शाम हरलीन अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। वो पान खा रही थी और मज़ार के पास से गुजरते हुए उसने वहीं पास में थूक दिया। उसके दोस्तों ने उसे टोका भी, हरलीन यहाँ मत थूक, ये बाबा की जगह है। पर उसने हंसकर डाल दिया और बोली, अरे कुछ नहीं होता ये सब। उस दिन के बाद जब वो अपने ससुराल वापस गई तो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। पहले हल्का बुखार आया, फिर पूरे बदन में दर्द होने लगा। उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सारे टेस्ट करवाए, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। डॉक्टर भी हैरान थे कि उसे बीमारी क्या है आखिर। वो दिन ब दिन सूखती जा रही थी, जैसे किसी ने उसके शरीर की सारी ऊर्जा खींच ली हो। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जब कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ तो किसी ने हमें एक फकीर बाबा के बारे में बताया जो इन मामलों के जानकार थे। हम हरलीन के ससुराल वालों के साथ उन फकीर के पास गए। उन्होंने हरलीन को देखते ही कहा, इस बच्ची ने किसी पाक जगह की बेअदबी की है, पीर बाबा इससे नाराज हैं। फिर उन्होंने पूछा तो हरलीन की माँ ने उस पान थूकने वाली घटना के बारे में बताया। फकीर बाबा ने कहा, इसकी जान बच सकती है अगर तुम लोग सच्ची दिल से माफ़ी मांगो। उन्होंने कहा कि हरलीन को खुद उस मज़ार पर जाकर माफ़ी मांगनी होगी, वहाँ सफाई करनी होगी और एक नई चादर चढ़ानी होगी। अगले ही दिन हरलीन को जैसे तैसे सहारा देकर उस मज़ार पर ले जाया गया। उसने वहाँ रो रो कर माफ़ी मांगी, अपने हाथों से वहाँ सफाई की और प्रसाद चढ़ाया। उस दिन के बाद से चमत्कारिक रूप से उसकी हालत सुधरने लगी। 1 महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गई। उस घटना ने हम सबको सिखा दिया कि विश्वास हो या ना हो,
किसी की आस्था का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। मेरा नाम विशाल है और मैं पुणे में रहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं 18 साल का था और मुझे भूत प्रेत की कहानियों और ouija बोर्ड जैसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। मैं और मेरे दोस्त अक्सर इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करने की सोचते थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुराना और वीरान वाड़ा यानी कि पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वो वाड़ा भूता और रात में वहां से आवाजें आती हैं। एक रात मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई कि अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं रात 12 बजे उस वाड़ा के अंदर जाकर दिखाऊं। मैं उन दिनों बहुत जोश में रहता था, तो मैंने भी जोश जोश में हाँ कह दिया। रात के करीब 11:30 बजे मैं चुपके से घर से निकला और उस वाड़ा की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वाड़ा के बड़े बड़े से गेट पर ताला लगा था, लेकिन साइड की दीवार टूटी हुई थी। मैं वहीं से अंदर जाने की सोच रहा था। मैं अभी दीवार पर चढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो चौकीदार की ड्रेस में था। उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने घबरा कर कहा, कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। वो मुस्कुराए और बोले, अंदर कुछ नहीं है बेटा, ये सब फालतू की बातें हैं। तुम अच्छे घर के लगते हो, इन सब चक्करों में मत पड़ो, इसमें बहुत खतरा है। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। उनकी बातों में एक अजीब सी शांति थी। मैं चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने मुझसे मेरा नाम, पढ़ाई के बारे में पूछा और मुझे समझाते रहे कि ये उम्र इन सब चीज़ों में बर्बाद करने के लिए नहीं है। हम बातें करते करते मेरे घर की गली तक आ गए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम चले जाओ। मैं अपने घर की तरफ मुड़ा और जब मैंने पलटकर उन्हें थैंक यू बोलने के लिए देखा तो वो वहाँ नहीं थे। गली बिल्कुल खाली थी। मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर घर चला गया। अगले दिन मैंने अपने एक पड़ोसी से उस वाड़े के बारे में पूछा। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, वो वाड़ा तो 30 साल से बंद पड़ा है और वहाँ कोई चौकीदार नहीं है, उसके मालिक बाहर रहते हैं। मुझे उसी पल समझ आ गया कि वो कौन थे। हमारे घर में गणपति बप्पा की बहुत मान्यता है। मुझे यकीन है कि वो गणपति बप्पा ही थे जो चौकीदार का रूप धरकर मुझे उस खतरे से बचाने आए थे। उस दिन के बाद से मैंने भूत प्रेत के बारे में सोचना और इन सब चीजों में पढ़ना ही छोड़ दिया। अगली घटना, मैं आपको एक डरावनी नहीं पर एक अजीब सी कहानी बताना चाहती हूँ जो मेरी माँ, मौसी और नानी के साथ हुई थी। ये बात आज के करीब 15 साल पुरानी है, जब मेरे नाना जी का देहांत हुआ था। नाना जी के देहांत के बाद नानी जी कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने आ गई थी। उनका गांव वाला घर जो केरल के एक तटीय इलाके में था, बिल्कुल खाली पड़ा था। कुछ महीनों बाद जमीन के किसी कागजी काम की वजह से नानी जी को वापस गांव जाना पड़ा। उनके साथ मेरी माँ और मौसी भी गईं ताकि नानी को अकेले न रहना पड़े। जब वो लोग गांव वाले घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। घर में धूल और एक अजीब सी खामोशी थी। माँ ने जल्दी से खाना बनाया और सब लोग एक ही कमरे में सोने के लिए लेट गए। नाना जी को एक लकड़ी की रॉकिंग चेयर पर बैठने की आदत थी। वो अक्सर उसी पर बैठकर बीड़ी पीते थे। रात के करीब 1 बजे अचानक उस रॉकिंग चेयर के हिलने की आवाज आने लगी। क्रीक क्रीक, ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर बैठकर धीरे धीरे हिल रहा है। फिर कमरे में नाना जी की पसंदीदा बीड़ी की हल्की हल्की महक फैल गई। ये सब महसूस करके तीनों बहुत डर गईं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उठकर देखें। आवाजें और महक आती रहीं। वो डरावनी नहीं थी, बल्कि उनमें एक उदासी थी। मेरी नानी समझ गई कि ये नाना जी ही हैं।
उन्होंने हिम्मत करके बिना उठे आवाज दी, आप चिंता मत करो, हम सब ठीक हैं, आप शांति से चले जाओ। जैसे ही नानी ने ये कहा, रॉकिंग चेयर की आवाज आनी बंद हो गई और बीड़ी की महक भी धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह 4 बजे तक सब कुछ शांत रहा। सुबह जब वो उठी तो घर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। नाना जी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद वो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने आए थे, ये बताने के लिए कि वो अभी भी यहीं हैं। उस रात के बाद उस घर में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। तो ये घटनाएं आपको कैसी लगी? आपको कोई सुझाव हो या कोई सजेशन या कोई कंप्लेंट हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।